हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान का एक टॉपिक अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं और उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। देखो, अम्ल मतलब क्या होता है। अम्ल मतलब होता है, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं। जैसे ही आप उनको जल में डुबोगे, जल में जैसे ही जाएंगे अम्ल, और वो H+ आयन आपको देंगे। ठीक है। ये कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और विभिन्न उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। अब अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है ना। अम्लों को हम बोलते हैं एसिड्स। ठीक है। तो अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। मेनली जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हमारा कार्बनिक अम्ल और एक होता है, दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। राइट। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो जीवों से आपको प्राप्त हो। ठीक है। जो नेचर में आपको मिले, जैसे कि नींबू है, ये क्या है, एक तरह से जीव है। राइट, नेचर से मिलता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये सिट्रिक अम्ल जो है वो कार्बनिक अम्ल है। ऐसे ही हमारा जो सिरका होता है, विनेगर जिसे हम कहते हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं सिरके को, तो उस सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, सिरका भी एक तरह से नेचर से मिलता है। तो जो भी अम्ल जीवों से प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, जो मेन मेड होते हैं, मतलब जो अपन बनाते हैं। राइट, जैसे लैब में जो बनाया जाएगा, लेबोरेटरीज में जो बनाए जाते हैं। ठीक है, जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। हम बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं उसे, अकार्बनिक अम्ल को। जैसे HCl है, तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। राइट। HCl कहाँ पे बनता है, लैब में बनता है। हालांकि अपने पेट के अंदर भी HCl होता है। ठीक है। लेकिन बाकी आपको वैसे HCl बनाना है तो ये हमारा लैब में बनेगा, नेचर से नहीं मिलता है। तो इसलिए अकार्बनिक अम्ल होता है। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये भी अकार्बनिक अम्ल होता है। राइट। तो दो टाइप के अम्ल होते हैं हमारे, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। अब बात करते हैं अम्लों के गुणों की, क्या प्रॉपर्टीज होती है एसिड्स की। तो जो अम्ल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका स्वाद जो होता है, अगर आप अम्ल को टेस्ट करोगे तो उनका स्वाद जो होगा वो खट्टा होगा। ठीक है। जैसे कि नींबू का रस, तो नींबू का रस भी क्या है, एक तरह से लेमन जूस, वो भी क्या है, अम्ल है ना। सिरका, विनेगर के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, नींबू के अंदर मैंने बताया सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। त्वचा पर जैसे आप लगाओगे तो झंझनाहट या जलन उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, होता है ना। ऐसे पीएच मान इनका 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है, 7 से कम होती है। 7 से कम वाला क्या होता है, 7 वाला तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीनीकरण होता है। और 7 से कम वाला अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा वाला क्षार होता है। राइट। तो पीएच मान इसका 7 से कम होता है। तो मजबूत अम्लों का पीएच और भी कम होता है, 2, 3, 1 इस तरीके से होता है। मजबूत अम्ल जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, उनका पीएच तो बहुत कम होता है। क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। जब अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे, तो लवण और पानी, मतलब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है। और इस वाली प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी अगर अम्ल और क्षार मिलके प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं, और उसी प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। संक्षारक क्या होते हैं, संक्षारक कोरोजिव होते हैं। ठीक है। तो अम्ल जो होते हैं वो एक तरह से संक्षारक होते हैं। कोरोजिव मतलब ये एक तरह से जंग लगा सकते हैं। कोरोजन मतलब कोरोजिव प्रॉपर्टी, संक्षारक प्रॉपर्टी क्या होती है, जंग लगाना। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है जो कि जंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहे के ऊपर ये जंग लगा सकते हैं। तो अम्लों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अम्लों के उपयोग। तो अम्लों के क्या उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, औद्योगिक उपयोग अगर हम देखें इनका, इंडस्ट्रियल में एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज में कैसे उपयोग होता है, तो उर्वरक के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उर्वरक के रूप में होता है। डाई जो होती है, रंगों में इस अम्लों का यूज़ किया जाता है। ऐसी दवाओं के अंदर भी इनका दवाओं के निर्माण में भी इनका यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है इनका। ऐसे ही अगर खाद्य उद्योग में देखें, तो खाद्य में, फूड इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें, तो प्रिजर्व करने के लिए फूड को, है ना, बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। स्वाद को बढ़ाने के लिए, फ्लेवर देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में देखें तो चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल यूजेस, जैसे दवाओं में इसका यूज़ होता है, मैंने पहले भी बताया। कीटाणु रहित करने के लिए उनमें भी यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है।
ऐसे अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, पॉलीमर बनाना, प्लास्टिक उत्पादन करना, तो इनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। ऐसी सफाई के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी अम्ल हमारे काम करते हैं। कुछ अम्ल चिकित्सा उपकरणों, मेडिकल इक्विपमेंट की सफाई के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। तो अम्लों के आप उपयोग देख रहे हो कितने सारे उसमें उपयोग है। उद्योग में भी है, खाद्य में भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो अम्लों के बहुत उपयोग होते हैं। चलिए, सामान्य अम्लों के उदाहरण अगर हम देखें तो कौन कौन से अम्ल होते हैं। सामान्य कुछ अम्ल, अम्ल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ सामान्य अम्लों की बात कर रहा हूं मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो देखो, HCl अम्ल होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अपने पेट में पाया जाता है। जो स्टमक होता है, पेट, उसके अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि पाचन करने में एक तरह से हेल्प करता है हमारी। तो औद्योगिक कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं, ये हमें नाम याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं। अब जो बैटरीज होती है ना, उनमें और फर्टिलाइजर्स में इनका यूज़ होता है, उर्वरकों में इनका यूज़ किया जाता है। तो याद रखना, बैटरी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HNO3, कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे विस्फोट करना होता है, तो विस्फोटकों और उर्वरकों में इनका उपयोग किया जाता है भर भर के। ऐसे ही एसिटिक अम्ल होता है जिसे हम CH3COOH बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, जिसका यूज़ होता है किसके अंदर, सिरके के अंदर यूज़ होता है। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला, जिसका सूत्र है CH3COOH। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक अम्ल जो होता है, जिसको हम बोलते हैं C6H8O7, किस में होता है, खट्टे जितने भी फल होंगे, खट्टे फलों के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, खट्टे फलों के अंदर। तो नोट रखने वाली बात क्या है, कुछ अम्ल हानिकारक हो सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के बारे में, जलन करते हैं, और इसलिए इन्हें सावधानी से संभालना चाहिए, सावधानी से इनका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन को भी ये खतरा दे सकते हैं। इससे स्किन को बहुत खतरा होता है, तो बहुत सावधानी से इनको उपयोग में लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखो, अम्लों के बारे में हमने वैसे पढ़ लिया, भौतिक गुण कैसे होते हैं, मतलब ये अम्ल तो मैंने बताया था आपको, स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कि नींबू का रस और सिरका, आप देखा होगा एक स्वाद में, हालांकि सब अम्ल स्वाद में खट्टे नहीं होते, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जनरली जो अम्ल पाए गए हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, चलिए, संकेतकों में रंग परिवर्तन, कलर चेंज इन इंडिकेटर्स, जैसे नीला लिटमस पेपर है ना, मैंने एक आपके डाल रखी है, संकेतक जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं, इसकी एक वीडियो बना रखी है, कितने सारे इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जरूर देखना। तो जो संकेतक क्या होते हैं, संकेतक पता लगाते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो संकेतक की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, इंडिकेटर की हेल्प से पता लगाते हैं कि विलयन अम्ल होगा या क्षार होगा। तो देखो, नीला लिटमस पेपर क्या होता है, नीला लिटमस पेपर जो होता है, अगर हमारा अम्ल है तो नीला लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, अगर अम्ल है तो वो लाल बन जाता है। और फिनोप्थिलीन के केस में क्या होता है, फिनोप्थिलीन, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स है, सारे के सारे संकेतक है, तो फिनोप्थिलीन क्या होता है, रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, उसका कोई कलर ही नहीं रहता है एसिड के अंदर, तो उससे पता लग जाता है कि अच्छा ये हमारा अम्ल है। ठीक है, संक्षारक प्रकृति अगर हम देखें इसकी, कोरोजिव नेचर, तो ये बिल्कुल कोरोजिव होता है इनका। कई अम्ल संक्षारक होते हैं और जीवित उत्तकों या धातुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धातुओं मतलब जैसे मेटल हुई, उनको क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अपने जो जीवित उत्तक जो होते हैं हमारे, है ना, हमारे को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं। तो ये बहुत एक तरह से इनका नेचर जो होता है कोरोजिव होता है, संक्षारक होता है। निम्न पीएच मान, पीएच मान क्या होता है, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, मैं बता चुका हूं आपको। और मजबूत अम्ल जो होते हैं उनका पीएच और भी कम होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जब अम्ल क्षार के साथ में रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो लवण और जल बनाते हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। और उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उच्च क्वथनांक, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है अम्लों का। अम्लों का क्वथनांक जो होता है वो जल से बहुत अधिक होता है और इनका उबालने में अधिक ऊर्जा लगती है। अगर अम्लों को उबालेंगे हम तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो उच्च क्वथनांक होता है। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे चालक होते हैं ये, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं ये। अम्ल जल में घुलकर आयन उत्पन्न करते हैं,
ठीक है। जैसे अम्लों को जल में घुलाएंगे हम, अभी हम आगे भी देखेंगे कैसे क्या होता है, कौन कौन से आयन देते हैं। तो अम्ल को जल में घुलकर आयन उत्पन्न करते हैं, जिससे वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। ठीक है। अम्लों के प्रकार देख लेते हैं अब। वैसे तो मैंने आपको बताया था अम्लों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और वैसे अगर हम देखें तो उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, और भी अलग अलग प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सारे वर्गीकरण देख लेते हैं हम। तो अगर मैं अम्लों को उपस्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण करूं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकरेंस, तो एक तो होता है हमारा प्राकृतिक अम्ल, है ना। प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स या हम बोल सकते हैं कार्बनिक अम्ल, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। तो कार्बनिक अम्ल के बारे में मैंने बताया था, ये क्या होते हैं, हमारे नेचर से मिलते हैं, है ना। ये नेचुरल प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, जैसे पौधे, जानवरों से, इनसे मिलने वाले अम्ल होते हैं कार्बनिक अम्ल, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे मेथोनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है ना। चींटी का डंक मारने पर पाया जाता है, तो जीवों से मिल रहा है ये, इसलिए कार्बनिक अम्ल है। ऐसे ही एसिटिक अम्ल होता है ना, CH3COH, जो कि सिरके में पाया जाता है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जो कि हमारा किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। टमाटर में पाया जाने वाला भी अम्ल जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड ही होता है, ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है, तो ये पालक में भी पाया जाता है। ठीक है। चलो, प्राकृतिक स्रोत और उनके अम्ल देख लेते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं और उनसे मिलने वाले अम्ल, जैसे सिट्रस फल होता है। सिट्रस फल मतलब स्वाद में जो खट्टे होते हैं, है ना, खट्टे फल जो होते हैं सिट्रस होते हैं, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही इमली होती, तो इमली के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जो हमारे हैं, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर अभी मैंने बताया था ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सिरके के अंदर विनेगर जो होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है ना। बिच्छू बूटी का डंक, अगर नेटल स्टिंग देखे तो नेटल स्टिंग जो बिच्छू होता है उसके अंदर जो डंक होता है, तो उसके अंदर भी एक एसिड पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम फॉर्मिक अम्ल। ऐसी आंट जो होती है, चींटी का डंक होता है ना, उसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल ही होता है, आंट स्टिंग। ऐसी सेब होती है, सेब, एप्पल, एप्पल के अंदर मैलिक अम्ल होता है। दही होता है, उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। तो आप देख रहे हो सब में अम्ल पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, टमाटर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो टमाटर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खनिज अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कार्बनिक अम्ल के बारे में, अब हम बात करेंगे अकार्बनिक अम्ल, जो कि होते हैं खनिज अम्ल, जिसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड या कौन से एसिड, एक तो होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो ये वाले एसिड जो है ये इनऑर्गेनिक है, ये खनिज अम्ल है, मिनरल है, ये अकार्बनिक अम्ल है। ये अम्ल मानव निर्मित होते हैं, मानव बनाते हैं और खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं और विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे HCl होता है, हालांकि ये हमारे पेट में भी पाया जाता है और सफाई में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, बैटरियों में इनका यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, उर्वरकों में इनका उपयोग होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनका यूज़ होता है। फास्फोरिक एसिड H3PO4 खाद्य पदार्थों और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनमें इनका यूज़ होता है। ठीक है। और ये अम्ल जो होते हैं वो बहुत कोरोजिव होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इन्हें सावधानी से इस्तेमाल आपको करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड है हमारा सांद्रता के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। ठीक है। तो सांद्रता, ठीक है, तो अम्लों को जब उनके जल में, हम जैसे अम्ल को जल में डालेंगे तो आयनीकरण होगा, आयनाइजेशन होगा, आयनीकरण होगा। तो उनके आधार पे हम दो भागों में इनको बांटते हैं। तो अम्लों को उनके जल में आयनीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे हम कहते हैं मजबूत अम्ल, और एक होता है हमारा वीक एसिड। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वीक एसिड, जो कि कमजोर अम्ल होता है ना। तो मजबूत अम्ल क्या होता है, मजबूत अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं, ये अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, राइट। वो पार्शियली होते हैं। जो वीक एसिड होते हैं, जो हमारे कमजोर अम्ल होते हैं, वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं और उच्च H+ आयन सांद्रता उत्पन्न करते हैं, बहुत H+ आयन देते हैं ये। ठीक है। और जो ज़्यादा H+ आयन देंगे तो वो उतना ही मजबूत अम्ल होता है। जैसे कि HCl जो होता है वो मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मजबूत अम्ल होता है, याद रखना। ऐसे H2SO4 हमारा जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। और कमजोर अम्ल कौन से होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है। ये अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित, पार्शियली आयनिज्ड होते हैं और कम H+ आयन सांद्रता उत्पन्न करते हैं।
जैसे आप जल में डालोगे तो H+ आयन कम देंगे। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड जो कि सिरके में पाया जाता है CH3COH, कार्बोनिक एसिड H2CO3 सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। तो ये वाले एसिड जो है ये क्या करते हैं, ये कमजोर एसिड होते हैं। तो नोट करने वाली बात है, किसी अम्ल की शक्ति अगर स्ट्रेंथ अपने को देखनी है तो किस बात पर निर्भर करती है, वह जल में कितनी मात्रा में आयनित होता है, कितने H+ आयन देता है, उससे हम पता लगा सकते हैं उसकी क्या, उसकी स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ये एसिडिक है। ठीक है, उसको जल में डालो और जितने H+ आयन देगा, वो ज़्यादा H+ आयन देगा इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम H+ आयन देगा तो वो कमजोर एसिड है, कमजोर अम्ल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अम्लों के उपयोगों के बारे में देखते हैं, यूजेस ऑफ एसिड। हालांकि मैं बता चुका हूँ ये घरेलू उपयोग में, औद्योगिक उपयोग में। तो घरेलू उपयोग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि एसिडिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव के इसके लिए यूज़ होता है। साइट्रिक एसिड नींबू और संतरे में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, और ये भोजन को संरक्षित करने और स्वाद बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऐसे औद्योगिक उपयोग के बारे में बता चुका हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरियों में इनका यूज़ है ना, ये कार बैटरी और पावर स्टोरेज सिस्टम में यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है, नाइट्रिक एसिड विनिर्माण उपयोग में, रंग डाइज विस्फोट करने में, उर्वरक में इनमें यूज़ होता है। फास्फोरिक एसिड जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने को याद रहनी चाहिए। चलो, अम्लों की रासायनिक गुणधर्म, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं ये। तो देखो, एसिड जो होता है, जो अम्ल होते हैं हमारे, तो अम्लों को हम क्या करवाएंगे, क्षार के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो धातुओं के साथ तनु अम्लों की अभिक्रिया, जो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड होते हैं, उनको मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, चलो करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो जब भी अगर हम मेटल को, जो हमारे धातु है, उनको जब एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा वो सॉल्ट और क्या देते हैं, वाटर देते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्ट और वाटर देते हैं। क्या होता है सॉल्ट और वाटर, देखो सॉल्ट मतलब होता है लवण, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है हमारी, H2 गैस। तो तनु डाइल्यूट अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान बुलबुले उठते हैं, बुलबुले बनेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या बनेगी, जैसे कि हमने एक क्या ले ली, एक हमने ले लिया है जिंक जो कि धातु है, और जिंक को हमने डाइल्यूट HCl के साथ में क्या करवाया, अभिक्रिया करवाई। तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बनेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी। तो धातुओं को जब भी अगर हम अम्लों के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, अपने को याद रखना है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर बनेगी। ठीक है, चलो धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की प्रक्रिया। अब देखते हैं धातु कार्बोनेट जो होते हैं, मेटल कार्बोनेट, उनके साथ में अगर अम्ल को हम क्या करवाएं, प्रतिक्रिया करवाएं, उनकी रिएक्शंस करवाएं, अभिक्रिया करवाएं, तो क्या देखने को मिलेगा। तो जब भी अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले देखा था, लवण और क्या बना रहा था, वो हाइड्रोजन गैस बना रहा था। और धातु कार्बोनेट जो होते हैं, मेटल कार्बोनेट, उनके साथ में जब अम्ल प्रतिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, लवण बनाएगा, जो कि उसमें भी बना रहा था सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, जल बनाएगा। और इस प्रक्रिया में भी क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, एफरवेसेंस बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने का संकेत भी ये देते हैं। कैसे पता लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, अभी देखेंगे। देखो, तो अभिक्रिया क्या बनेगी, इसकी अभिक्रिया बनेगी, मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने, है ना, जो कि होता है धातु कार्बोनेट, और एसिड ले लिया, इन दोनों की रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, और वाटर, जल बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब उदाहरण के तौर पर जैसे सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम करते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, एक तरह से धातु कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, जो कि मेटल सोडियम है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3, ये लिख दिया हमने, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो HCl हमने लिख दिया। ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो सोडियम के पास में ये धातु है तो Na++ आयन होगा, और कार्बोनेट जो है उनके पास में माइनस होगा। और देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड, इसके पास में प्लस आयन होगा, एक सेकेंड, Na के पास में प्लस आयन होगा और कार्बोनेट के पास में माइनस आयन होगा। ऐसे ही H के पास में प्लस आयन होगा, क्लोरीन के पास में माइनस आयन होगा। तो इसका ये जो प्लस है ये इसके माइनस से बॉन्ड बनाएगा, तो NaCl बन जाएगा, ये देखो NaCl बन रहा है, और इसका माइनस इसके प्लस से ये H और CO3। ठीक है, तो H और CO3, तो देखो ये CO2 अलग बन जाएगी और H
H2O ये अलग बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर अभिक्रिया होती है। तो आप देख रहे हो NaCl एक तो हमारा नमक बन रहा है, ठीक है, लवण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और H2O यहाँ पर बन रही है। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है ये भी एक तरह से क्या है, हमारा धातु कार्बोनेट है। और जब इसको HCl के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं CaCO3 और HCl के साथ में अभिक्रिया करेगा तो फिर से मैं कह रहा हूँ ये कैल्शियम जो धातु है प्लस है, ठीक है, इसके पास में आयन, कार्बोनेट माइनस आयन है और H प्लस है और Cl माइनस। तो ये कैल्शियम इसके प्लस से इसको माइनस CaCl2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा। इस तरीके से ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है। तो जब भी धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे, लवण बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है यहाँ पर, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो देखो, यदि इस गैस को चूने के पानी जो लाइम वाटर होता है उस पानी के अंदर हम, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, चूने का पानी लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसमें अगर पास करें इस गैस को तो चूने का पानी जो होता है वो दूधिया सफ़ेद मिल्की वाइट हो जाता है। आ रही बात समझ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल होगा, जो चूने का पानी होगा वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है, दूधिया हो जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा ये गैस जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो ये CO2 गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। तो कैसे करेंगे हम, ये भी देखो, हमारे पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो मैंने लिख दिया CO2 गैस, ठीक है, और इसको हम किसके साथ में करवाएंगे अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के साथ में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम इसको पास करवाएंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या बन रहा है। तो जब इसको देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की वाइट हो जाएगा और H2O गैस यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, देखो स्टेप फर्स्ट, इनिशियल रिएक्शन टर्निंग मिल्की। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने देखा था CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O गैस। तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद वाइट प्रेसिपिटेट, सफ़ेद अवक्षेप जो होता है, वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो जल में घुलनशील नहीं होता है, वो बनाता है जिससे चूने का पानी दूधिया मिल्की हो जाता है। तो रासायनिक अभी समीकरण क्या बनेगी इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद अवक्षेप होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि जल में घुलनशील नहीं होता है, आपको दिखेगा ये, और जिससे घोल क्या हो जाता है, दूधिया बन जाता है, ठीक है। चलो ये स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हम और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टेप सेकंड भी कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हमने पास करवा दी, ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ज़्यादा मात्रा में पास करवा दी तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देंगे, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देंगे। देखो इसको समझो, जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को दूधिया चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है ना, अब वो दूधिया हो गया, ठीक है। पहले क्या हुआ था, हमने जब यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पास कराया तो वो दूधिया मिल्की बन गया। अब और भी हम करवाते रह रहे, मतलब आगे और भी कराते रह रहे, है ना, ज़्यादा टाइम तक, तो क्या होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट और अधिक CO2 और जल H2O के साथ अभिक्रिया कल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है जो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। इससे दूधियापन समाप्त हो जाता है। अब वो जल में घुलनशील हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूधियापन जो थी वो समाप्त भी हो जाता है। तो ज़्यादा देर तक अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी उससे तो वो मिल्कीनेस जो हो जाती है वो समाप्त हो जाती है, दूधियापन समाप्त हो जाता है। तो क्या बनती है इसकी रिएक्शंस, मैंने आपको बता दी। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलनशील होता है जिससे घोल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन की है, यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिला, जब CO2 को प्रारंभ में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलनशील नहीं होता है ना, ये एक तरह से वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है और एक तरह से हमारा दूधियापन यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब CO2 को अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो दूधियापन समाप्त भी हो जाता है क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो जल में घुलनशील होता है और वो उसकी समाप्त कर देता है, घोल साफ हो जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड का हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट जो होता है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं, देखते क्या होता है। तो देखो हमने क्या ली, एक एसिड लिया, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया,
तो जब भी एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो देखो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखो, मैं ले लेता हूं यहां पर एसिड। तो एसिड मैंने ले लिया एक HCl टाइप का एक एसिड ले लिया। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है NaHCO3, ये होता है उसका। अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेगा, देखो H के पास में प्लस है, Cl के पास में माइनस होता है, Na सोडियम है तो प्लस है ना, हाइड्रोजन के पास में प्लस है और कार्बोनेट के पास में माइनस होता है। तो क्या करेगा ये, इसका जो Na है वो इसके प्लस से इसका माइनस जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, ये H है और ये इससे हो जाएगा तो H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, ये C है CO2 भी बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस अभिक्रिया होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम का बाइकार्बोनेट क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, लवण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बन रहा है। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, एक और ले सकते हैं H2SO4, हमने एक एसिड लिया यहाँ पर एसिड। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ले लेते, कैल्शियम हाइड्रोजन, पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ली थी, अब की बार कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए। जब इसको रिएक्ट करवाएंगे हम तो क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनता है जो कि हमारा लवण होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यहाँ पर बनती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकली कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में बुलबुले बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी निकलती है तो बुलबुले के रूप में यहाँ पर दिखती है आपको। यदि CO2 को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाए तो पानी दूधिया हो जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, जब भी हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ये मेटल ऑक्साइड और ये एसिड, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एक तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गई, सॉल्ट वाटर बनना। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर देखो धातु ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड होती है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो कैसी होती है देखो, मेटल ऑक्साइड मैंने ले ली एक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड, कॉपर यहाँ पर मेटल है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड को जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा, अभिक्रिया करवाऊंगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस H2O। कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है और वाटर यहाँ पर बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स टू कॉपर सल्फेट प्लस जल। ऐसे ही देखो मेटल ऑक्साइड मैंने MgO ले ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस HCl के साथ में एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O। मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है, एक सॉल्ट ही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल देगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसलिए वे अम्ल के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, वो ये याद रखना, वो कैसे होते हैं, प्रकृति उनकी कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक होते हैं वो नेचर के अंदर। इसलिए जो एसिड होते हैं, तो हमने पढ़ा था ना अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार ये अगर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जब वो अम्लों के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हैं। ये प्रतिक्रिया एसिड बेस अभिक्रिया के एक उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है हमारे पास में, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार, एल्कली कहा जाता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसको नहीं कहा जाता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों है बताओ। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं, और फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, विकल्प। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड एक कमजोर क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा क्षार है जो जल में घुलनशील है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं है, क्योंकि जल में अगर घुलेगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ऐसा क्षार है जो जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा क्षार है जो जल में घुलनशील है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, हालांकि ये भी एक क्षार होता है लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोलते, एल्कली नहीं बोलते। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, एल्कली। और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है लेकिन ये एल्कली नहीं होता है। एल्कली मतलब समझिए क्या होता है, एल्कली मतलब होता है जो क्षार, जो बेस, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं,
उसको हम कहते हैं एल्कली। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये जल में घुलनशील है, इसलिए हम इसको एल्कली कहते हैं। लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक क्षार है, लेकिन इसको एल्कली नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। चलो, क्या अम्ल जल में H+ आयन छोड़ते हैं, लेकिन क्या इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? देखते हैं। तो देखो, ये बात तो सही है कि अम्ल जो है वो जल में H+ आयन देते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन क्या इनका स्वतंत्र, मतलब ये खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं? नहीं, ये गलत है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। H+ आयन को जब भी हम जल में छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये H+ आयन देता है। ठीक है, अम्लों को जब भी हम जल में डालेंगे तो ये H+ आयन छोड़ते हैं, ये हमने पढ़ रखा है, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये इधर उधर भागते रहते हैं। तो जल में H+ आयन तुरंत जल अणु के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन बनाता है। इसलिए H+ आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, बल्कि H3O+ के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, तो H+ आयन क्या करता है, यहाँ पर H+ आयन को जैसे ही जल मिलेगा ना, तो जल के साथ में ये तुरंत भाग के इनके साथ में जुड़ जाते हैं। H+ आयन H2O के साथ में जुड़ के H3O+ बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। इसलिए इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अकेले नहीं रहते हैं। तो H+ आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, ये इसके साथ में बॉन्ड बना के H3O+ बना देता है, बल्कि H3O+ के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है, देखो उदाहरण, HCl को जब H2O के साथ में, HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, अब आपको पता है ये HCl अगर एसिड है तो यहाँ से जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे, H2O मतलब जल में डालेंगे, तो ये H+ आयन देगा। अब ये जो H+ आयन है ये इस H2O के साथ में क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H3O+ आयन बन जाएगा, और इसका जो Cl है ये अलग रह जाएगा, तो ये Cl- बन गया। आ रही बात समझ में? तो H+ आयन अकेला नहीं रहता है, ये जल के साथ में बन जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अम्ल जल में H+ आयन छोड़ते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये कभी स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, बल्कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलो, रोल्स ऑफ वाटर इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अब देखते हैं कि भैया एसिड के अंदर एसिड डिसोसिएट जो होता है ना, तो वाटर का क्या रोल है उसके अंदर, इसको देखते हैं। देखो, जब भी जल अम्लों के आयनीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जल का बहुत बड़ा रोल है ना आयनीकरण के लिए। अगर जल नहीं है तो हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये एसिड है क्या। जल नहीं तो एसिड नहीं, तो जल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिड अपनी प्रकृति कब शो करेगा, जब जल होगा। जल में ही वो बताएगा कि भैया मेरे पास में H+ आयन है, और हम पता लगा पाएंगे कि ये एसिड है। तो अगर जल है तो एसिड है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि यह विलायक के रूप में कार्य करता है और अम्ल अणुओं के आयनीकरण में सहायता करता है। तो आयनीकरण के लिए माध्यम प्रदान करता है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसका ये रोल है। कैसे करता है, देखो, अम्ल स्वयं H+ आयन नहीं छोड़ते, अभी हमने देखा था। उन्हें आयनित होने के लिए एक विलायक जैसे कि जल की आवश्यकता होती है। जल के अंदर वो H3O+ आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जल अणु अम्ल अणुओं को घेर लेते हैं और उनके बंधनों को तोड़ने में सहायता करते हैं। जैसे ही जल अणु मिलेंगे, उनको अम्ल अणुओं को घेर लेते हैं जल अणु, और उनको फिर तोड़ने में सहायता करते हैं, उनके बंधनों को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसा ये देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, H2SO4 जो हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। H2SO4 जो कि हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। हमने H2SO4 लिया। ठीक है, इस H2SO4 में सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड गैस है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ये सोडियम क्लोराइड गैस है। H2SO4 क्या होता है हमारा, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये H2SO4 है। अब जब मैं H2SO4 को एक तरह से मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर समझ लो, लिटमस पेपर से मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो गैस है वो क्या है, हमारी एसिडिक है या नहीं है। जैसे यहाँ पर HCl गैस है या नहीं है ना, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चेक होता है ड्राई लिटमस एंड ड्राई एसिड के रूप में। एसिड ड्राई एसिड बट मॉइस्चर लिटमस। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा लिटमस पेपर था, है ना, ये कैसा है, अभी ब्लू का ब्लू है, नीले का नीला है, और यहाँ पर देखो लिटमस पेपर नीले से रेड हो गया। तो यहाँ से हमारे को समझ में आ गया
कि ये जो हमारा जो गैस निकल रही है यहाँ पर वो कौन सी गैस है, वो गैस है एसिडिक गैस। ठीक है, एसिडिक है, क्योंकि एसिड अगर होगा तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है ना, हमने पढ़ा था ना। तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था अनीला। देखो ट्रिक बताता हूं, अनीला, अनीला मतलब अ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, है ना। तो अम्ल जो होता है वो नीले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो अगर अम्ल निकल रहा है तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, HCl गैस भी तो हमारी क्या होती है, एसिड होती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं शो किया इसने, ये इसलिए शो नहीं किया कि ये लिटमस पेपर जो है ये ड्राई है। तो ड्राई लिटमस एंड ड्राई एसिड, तो ये शो नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारे को पता चलेगा कि यार जल का होना कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो लिटमस था, लिटमस पेपर, ये मॉइस्चर था, मॉइस्चर मतलब समझे, ये जल में था, एक तरह से इसके ऊपर थोड़ी सी जल था। ठीक है, तो ये मॉइस्चर लिटमस पेपर था। तो इसने एक तरह से ये साबित कर दिया कि जो यहाँ से गैस निकल रही है वो कैसी निकल रही है, एसिडिक गैस निकल रही है। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं लगा पाया, नीला लिटमस पेपर है, नीला का नीला ही रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो गैस निकली थी, है ना, जो HCl थी वो ड्राई एसिड थी, राइट, इसलिए नहीं निकला था। ड्राई लिटमस था और ड्राई एसिड थी, इस वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि भैया ये निकलने वाली गैस जो है वो एसिडिक है या नहीं, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि जल की कितनी महत्वपूर्णता है एसिड को एसिडिक कैरेक्टर देने में। ठीक है, जो अम्ल है वो अम्ल क्यों है, जल की वजह से। चलो HCl का जल में आयनीकरण, इसको समझते हैं। HCl का जल में आयनीकरण, डिसोसिएशन ऑफ HCl इन वाटर। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलता है तो ये प्रोटॉन H+ दान करता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन H3O+ और क्लोराइड आयन बनते हैं, है ना। कैसी आयन जैसी होती है, देखो HCl को जब मैं, ये HCl क्या है, एक अम्ल है, इसको वाटर के साथ में जब रिएक्ट कराऊंगा तो H3O+ Cl- बनेगा। ठीक है, जैसे वाटर में डाला मैंने HCl को, एसिड को, अम्ल को, तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा ये। ठीक है, तो HCl प्रोटॉन H+ छोड़ता है। ठीक है, जो HCl है इसके अंदर H+ प्रोटॉन छोड़ता है जो सीधे मौजूद रहता है। ठीक है, अब जल के साथ में H+ आयन को ग्रहण करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। Cl- आयन एक मुक्त आयन के रूप में घोल में मौजूद रहता है, ये अलग हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, HCl एक प्रोटॉन ड्रोनर है और इसका जल में घुलना अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। H3O+ आयन घोल की अम्लता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो एक तरह से घोल अम्ल है, उससे पता चलता है कि भैया H3O+ आयन निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अम्लीय है। चलो, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या है, जब भी हम ये टेस्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पर ये टेस्ट किया था, तो इसके लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या है, हमेशा ध्यान रखना। अगर देखो क्लाइमेट आपका, जलवायु अगर आर्द्र है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पानी, ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, तो उसके अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पहले एक गार्ड ट्यूब से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो HCl जो हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, ये देखो ये HCl था, तो इसको क्या करेंगे, इस गार्ड ट्यूब, ये गार्ड ट्यूब, ये दिख रहा है आपको ये वाला फिगर, इसके अंदर ये गार्ड ट्यूब है। ये गार्ड ट्यूब जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये कैल्शियम क्लोराइड नमी को अवशोषित कर लेता है और HCl गैस को शुष्क ड्राई बना देता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर आपको चेक करना है, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट में तो क्या होगा, बेस को भी वो एसिड बना देगा, है ना। हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर तो जैसे उसको पानी मिलेगा और सही ढंग से हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आपको जो गैस चाहिए वो ड्राई चाहिए, ड्राई गैस होगी तो क्या होगा, वहाँ पर अच्छे से आप चेक कर पाओगे। तो ये कैल्शियम क्लोराइड नमी को अवशोषित करता है और HCl गैस को शुष्क ड्राई बना देता है। ठीक है, तो HCl गैस कैल्शियम क्लोराइड नमी अवशोषित करता है और शुष्क HCl गैस प्राप्त हो जाती है। क्यों जरूरी है भैया, यदि HCl गैस में नमी होती है तो ये जल के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना सकता है, समझे। तो कुछ प्रयोगों के लिए शुद्ध शुष्क HCl गैस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे गार्ड ट्यूब से पास किया जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना सकता है, HCl जो गैस होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना सकता है, क्योंकि इसको जल जैसे ही मिलेगा तो आयनाइज्ड होगी और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। तो इसलिए गैस को क्या करते हैं हम, HCl गैस को, जो HCl है उसको हम किससे करते हैं, गार्ड ट्यूब से पास करवाते हैं। चलो, एसिड में पानी डालना क्यों खतरनाक होता है, तो एसिड में पानी डालना इसलिए खतरनाक होता है, एसिड में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। अगर एसिड में पानी डाल दिया
तो फिर गए आप। पानी में एसिड डालो लेकिन एसिड में पानी नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, यदि आप पानी को एसिड में डालते हैं तो ये खतरनाक प्रतिक्रिया कर सकता है। इसके बजाय हमेशा धीरे धीरे एसिड को पानी में डालना चाहिए। धीरे 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 धीरे, टिप 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 टिप, बूंद बूंद से हम एसिड को पानी में डालो, ना कि पानी को एसिड में। अगर आप पानी को एसिड में डालते हैं तो क्या होगा, देखते क्या होगा। एसिड पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और हीट निकलने के बाद में हो सकता है कि भैया उसकी छींटें अगर आपके ऊपर पड़ गई, क्योंकि वो क्या आता है, पानी भी ऊपर उछलता है। जैसे ही आपने एसिड में पानी डाला ना, पानी उछलेगा और हीट निकलेगी बहुत ज़्यादा, और आपकी स्किन को भी उससे खतरा हो सकता है। तो यदि आप पानी को एसिड में डालते हैं तो पानी ऊपर तैरता है और जल्दी गर्म हो जाता है। ये पानी को तुरंत उबाल सकता है, जिससे एसिड के छींटे उड़ सकते हैं जो त्वचा या आंखों को जला सकते हैं। इसलिए कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, एसिड को पानी में डालना चाहिए, राइट। तो एसिड को अगर सही तरीके से पतला करना हो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, बर्तन में पानी लो, ठीक है, और धीरे धीरे उसमें एसिड को पानी में डालें, ना कि पानी को एसिड में, ध्यान रखना। तो एसिड लो और एसिड को धीरे 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 पानी में डालो और हल्के से उसको हिलाते रहो, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। ये गर्मी को सुरक्षित रूप से अवशोषित करता है और छींटे पड़ने से रोकता है। जो गर्मी होगी, हीट जनरेट होगी अंदर, उसको वही सुरक्षित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और छींटे जो होते हैं उछलते हैं उनको भी ये रोकता है। तो यहाँ पर देखो, उदाहरण के तौर पर जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को अपन पतला करते हैं, देखते कैसे करेंगे। अगर आप पानी को एसिड में डालते हैं तो ये अचानक उबल सकता है और छींटे उड़ा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप धीरे धीरे एसिड को पानी में डालते हैं तो गर्मी समान रूप से फैलती है और ये सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कभी भी ध्यान रखना, वाटर टू एसिड ये सही है, लेकिन एसिड टू वाटर सही नहीं है, राइट। एसिड के अंदर वाटर डालना ये भैया गलत है, ये मत करना कभी भी। वाटर के अंदर एसिड डाल देना, धीरे 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 डालना, ये सही है। आ रही बात समझ में? अगर एसिड के अंदर वाटर डाला आपने तो क्या होगा, देख रहे हो यहाँ पर भैया ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और हीट के साथ में पानी ऐसा उछलेगा आपके ऊपर कि सब कुछ नष्ट कर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिखना है। तो नियम आपको क्या याद रखना है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में नहीं। क्लियर है? चलिए, तो अम्ल हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।